मेरे साथ एक मैनेजमेंट जुड़ गए हैं। कॉर्पोरेट कनेक्शन में हम बात करेंगे आज LTIMindtree के मैनेजमेंट से और कंपनी के नतीजों पर तो विस्तार से बात होगी ही, साथ ही आगे की प्लानिंग के लिए कंपनी की क्या योजनाएं हैं और विस्तार योजनाएं क्या हैं। हमारे साथ LTIMindtree के CEO नचिकेत देशपांडे भी जुड़ गए हैं। नचिकेत, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और क्लियरली सवाल यहाँ पर साल की शुरुआत से ही हो रही करूँगी मैं, थोड़ी सी सॉफ्ट शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। डबल डिजिट ग्रोथ क्या थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टारगेट लगता है, क्या कहेंगे? जब हमने Q4 के रिजल्ट्स के बाद FY24 की बात की थी, तो हमारे कुछ अजम्पशंस थे उसमें। उस अजम्पशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीजें थी कि जो डील टाइप्स अभी है वो काफी एफिशिएंसी फोकस डील्स है। तो उस टाइप की डील के लिए क्लोज होने के बाद हमेशा ट्रांजिशन टाइम रहता है और उसके बाद रेवेन्यू में इम्पैक्ट दिखता है। सो द क्लोजिंग ऑफ द डील एंड द डिसीजंस रिलेटेड टू दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन था। सो हमारा Q1 का परफॉर्मेंस हमारे प्लान के हिसाब से हुआ है, लेकिन हमको अभी लग रहा है कि जो डिसीजंस जितने जल्दी चेंज होने का संभावना थी उतने नहीं हो रहे और डिलेज कंटिन्यू हो रहे हैं। Q2 के बाद Q1 में हमको लग रहा था कि सिचुएशन विल स्टार्ट इम्प्रूव, बट वो उतनी इम्प्रूव नहीं हो रही है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो डबल डिजिट ग्रोथ थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन अभी अभी हमारा एस्पिरेशन वही है और वो बता नहीं सकते कि किस रेंज में ग्रोथ हो पाएगी, क्योंकि वो डील क्लोजर के टाइमिंग के हिसाब से और वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो अभी भी हम एस्पायर कर रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ के लिए, लेकिन थोड़ी दिक्कत नजर आ रही है जो डिसीजंस के डिले है उसकी वजह से। एक सवाल नचिकेत यहाँ पर जो उठता है आपका जवाब सुनकर, वो ये है कि जिस तरह से फैसले लेने में जो आप धीमापन दिखा रहे हैं, इसके पीछे अहम ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? क्या स्पेसिफिक क्लाइंट वर्टिकल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसी तरह की खास ज्योग्राफी, लोकेशंस, या इस तरह की डिसीजन मेकिंग और इस तरह का जो इम्पैक्ट जो आपके फैसले में दिखाई दे रहा है, उसके पीछे कोई और ट्रिगर है? ये ब्रॉड बेस्ड है। सारे क्लाइंट्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज, सारे क्लाइंट्स जो ये डिसीजंस है वो डिसीजंस आर आल्सो उनके खुद के बिजनेस में भी दे फेसिंग द सेम चैलेंज, और वो प्रेडिक्टेबिलिटी उनको उनकी बिजनेस में नहीं है, इसलिए वो डिसीजंस आर गेटिंग स्क्रूटिनाइज्ड, इसलिए वो डिसीजंस डिले हो रहे हैं। सो वो किसी एक क्लाइंट या एक इंडस्ट्री सेगमेंट के लिए सीमित नहीं है, बट सेइंग इट अक्रॉस द बोर्ड। आपकी डील्स पर बात करती हूँ। डील्स विन यहाँ पर काफ़ी तगड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन इन डील्स का नेचर क्या है? किस तरह की डील्स हैं ये? किस तरह के वर्टिकल्स में है और किस तरह की ज्योग्राफीज में है? किन किन जगहों की डील्स हुई है ये? तो हम जैसे हमने बताया कि नॉर्थ अमेरिका हमारा सबसे बड़ा मार्केट है एंड इट कंटिन्यूज टू ग्रो फॉर अस एज वेल। सो नॉर्थ अमेरिका में डील्स काफी है और इंडस्ट्री सेगमेंट ऑल्सो भी वो अक्रॉस इंडस्ट्री सेगमेंट है। हमारे जो 3 डोमिनेंट इंडस्ट्री सेगमेंट्स है, BFSI, देन हाईटेक, मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसोर्सेज, ये तीनों में काफी अच्छी डील एक्टिविटी नजर आ रही है। कल आपने हायरिंग फ्रीज की बात की थी BFSI में, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप स्ट्रॉन्ग H2 रिकवरी की ओर बढ़ रहे हैं और काफ़ी कुछ एग्जीक्यूशन पर भी डिपेंड करता है FY25 को लेकर? क्या उसका कोई खाका तैयार है जो आप शेयर कर पाएंगे, साझा कर पाएंगे हमारे साथ? मुश्किल है बताना कि कब वो रिकवरी या डिसीजन मेकिंग साइकिल चेंज होगा, क्योंकि ऑन इट्स बहुत पैराडॉक्स है मार्केट में। एक साइड डील एक्टिविटी अच्छी है, देयर आर क्वाइट अ फ्यू प्रपोजल्स, काफी अच्छे डील विंस भी हो रहे हैं, लेकिन वो जो रैंप अप या डील डिसीजन मेकिंग का डिले है वो भी साथ में नजर आ रहा है, और हायरिंग फ्रीजेस ऑन सम अकाउंट्स आर आल्सो देयर। So it's very difficult to see when
that will change. तो इसलिए वो थोड़ा predict करना difficult हो रहा है, but activity उतनी ही strong है and customers are continuing to invest. मतलब वो जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडाज है उसमें वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं. और आपने अगर बैंक्स के रिजल्ट्स देखे जो इस क्वार्टर में अभी तक आए हैं ग्लोबल बैंक्स के, तो वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं उनका टेक्नोलॉजी स्पेंड भी. सो इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना कि वो डिसीजन मेकिंग साइकिल कब चेंज होगा. बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ खास दिक्कत नजर नहीं आ रही है. I think as the interest rate situation सारी कंट्रीज में जैसे ही इम्प्रूव होने लगेगा या when the central banks stop raising interest rate, उसके बाद शायद थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आने की संभावना है. नचिकेत, मार्जिन्स के लिहाज से क्या 17 से 18% हायर रेंज तक साल के अंत तक हम मार्जिन्स को पहुंचता हुआ क्या देखेंगे? हाँ, तो हमने बोला था जैसे लास्ट क्वार्टर में कि ईयर एंड तक हम 17 to 18 की रेंज में मार्जिन डिलीवर करेंगे. एंड हमने इंटरनल प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं फॉर डूइंग दोज ऑप्टिमाइजेशन मर्जर के बाद. सो वी आर कॉन्फिडेंट दैट विल बी एबल टू गेट टू दैट रेंज बाय द एंड ऑफ द ईयर एज वी हैव प्लान्ड. मर्जर को लेकर आप किस तरह की डिटेल्स हमें दे सकते हैं? किस तरह की योजनाएं हैं और इम्प्लीमेंटेशन अमल में कब तक लाएंगी? तो सबसे इम्पोर्टेंट सिनर्जी की बात थी जो क्रॉस सेल अपसेल, क्योंकि हमारे इसमें क्लाइंट ओवरलैप बहुत कम था LTI और माइंट्री के बीच में. सो दैट वो क्रॉस सेल अपसेल जैसे हमने प्लान किया था उस हिसाब से प्ले आउट हो रहा है. इस क्वार्टर में भी आपने अगर हमारा अर्निंग कॉल सुनना होगा तो उसमें हमने कुछ डील्स कॉल आउट की थी, वो उसी हिसाब से थी क्रॉस सेल एंड अपसेल ऑन द क्लाइंट्स एंड वी इन द क्लाइंट्स दैट वी हैड. तो वो इट इज प्लेइंग आउट द वे वी आर एंटिसिपेटेड. हमने फोकस 100 करके इनिशिएटिव लॉन्च किया है इंटरनली वेयर वी आर टेकिंग 100 of our existing customers की जिसमें हम ये क्रॉस सेल अपसेल फोकस करेंगे बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द कस्टमर एंड जो हमको लग रहा है कि जिसमें ये क्रॉस सेल और अपसेल की संभावना ज्यादा है उसके हिसाब से हमने 100 क्लाइंट सिलेक्ट किए हैं. एंड वी आर working on that Focus 100 initiative and we're seeing very good traction from many clients in that space. So far वो अभी ट्रैक पे है and it's playing out the way we anticipated. नचिकेत, आखिरी सवाल, AI अपॉर्चुनिटी को लेकर आप कैसे आगे प्लानिंग कर रहे हैं और कितना एक्सक्लूसिव बना रहे हैं अपना ये प्लान? So generative AI, especially जो पिछले 6-8 महीने में काफी सेंटर स्टेज पे है फ्रॉम कॉन्वर्सेशंस पर्सपेक्टिव, हमको भी लगता है कि इट विल हैव अ सिग्निफिकेंट influence on how services are delivered, both creating new opportunity as well as significantly efficiency focus भी रहेगा. उसके कारण उसके लिए हमने canvas.ai करके प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है 2 महीने पहले और वो प्लेटफॉर्म is seeing good traction. We already have 10-12 customers with use cases in production leveraging canvas.ai और काफी कस्टमर्स के साथ यूज केसेस की बात भी हो रही है. और हमें लगता है कि 3 एरियाज में उसका इमीडिएटली इम्पैक्ट दिखेगा. एक तो पहले प्रोडक्टिविटी रिलेटेड यूज केसेस, स्पेशली अराउंड एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन, वी सीइंग लॉट ऑफ यूज केसेस फॉर ऑन द SDLC प्रोडक्टिविटी. दूसरी एरिया इज ऑल अराउंड कंटेंट रिलेटेड यूज केसेस जैसे कि कैंपेन मैनेजमेंट हो on marketing side of things. And the third area is on document summarization or synopsis creation from large amount of data जैसे कि research functions में हो. उस टाइप के use cases अभी काफी नजर आ रहे हैं और काफी industries across the industries clients के साथ हम इन use cases पे काम कर रहे हैं.
अजिकेत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और एलटीआई माइंडट्री की तमाम विस्तार योजना और नतीजों पर भी हमसे बात की। मैं एक बार फिर से जुड़ूंगी हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। आशीष महेश्वरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आशीष, एलटीआई माइंडट्री की तमाम विस्तार योजनाओं के बारे में आपने सुना, उनके फोकस पॉइंट्स के बारे में आपने सुना। नतीजे कमज़ोर रहे हैं, लेकिन आपकी एनालिसिस नतीजों पर और साथ ही आपका टेक स्टॉक पर। आप शायद म्यूट पर हैं आशीष। सर, तो जैसा स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा सा मायूस किया कंपनी ने, जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों फ्रंट पर। और एक रीजन ये भी है क्योंकि उनका ऑलमोस्ट 73% जो रेवेन्यू है वो यूएसए से आता है और मेजर बीएफएसआई का रेवेन्यू है, और वहां पर बिल्कुल थोड़ा सा जो डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट है वहां पर थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला है। फिर भी जो एक पॉजिटिव या सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि $1.4 बिलियन की उन्होंने डील विन किए हैं, 19 नए क्लाइंट्स को भी ऐड किया है। तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा जो नीजर रिएक्शन आया है उसको यूज करना चाहिए इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए, क्योंकि फंडामेंटली मुझे लगता है कि आगे आने वाले क्वार्टर कंपनी के लिए अच्छे रहेंगे। और मेरी इस स्टॉक को बाय करने की सलाह है।